Hello students, good morning. The students of class 8, today we are ready to discuss about the basic rules or basic division of preposition. Dear students, यहाँ पे कुछ हम आपको सेल्फ प्रैक्टिस के लिए कुछ फिलर दिए हैं, फिल इन ब्लैंक्स। इसमें आप ट्राई करिए कि कहाँ लगेगी फॉर और कहाँ लगेगी सिंस। आप ये रूल अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं कि फॉर का यूज पीरियड ऑफ टाइम को इंडिकेट करने के लिए और सिंस का यूज पॉइंट ऑफ टाइम को इंडिकेट करने के लिए करते हैं। तो ये चीज को समझने से अच्छा हम लोग कहीं ऐसे समझें कि सिंस का यूज टाइम को इंडिकेट करने वाले वैसे वर्ड के साथ करेंगे जो टाइम सिंगुलर फॉर्म में दिया गया है और सिंगुलर ही रहेगा, उसको प्लूरल बनाना पॉसिबल नहीं हो या प्लूरल नहीं बनता हो, वैसे कंडीशन में हम लोग सिंस को प्रीफर करेंगे। और कोई ऐसा टाइम जो प्लूरल फॉर्म में दिया गया है या उसका प्लूरल बनाना पॉसिबल हो तो वैसे कंडीशन में उस टाइम के पहले फॉर का यूज करेंगे। तो एक बार आप ट्राई करें, खुद से ट्राई करें, देखिए कहाँ पे क्या होगा। मंडे, वीक में 7 डेज होते हैं जिसमें से मंडे एक ही बार आता है, ये पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए आप यहाँ पे सिंस का यूज करें। मंडे के पहले सिंस लगेगा। मॉर्निंग, पार्ट ऑफ द डे, 24 आवर में मॉर्निंग एक ही बार होता है, इवनिंग एक ही बार होता है, आफ्टरनून एक ही बार होता है, मिड नाइट एक ही बार होता है। यानी ये सभी के पहले जो मैंने अभी बोला, मॉर्निंग हो गया, इवनिंग हो गया, नून हो गया, मिड नाइट हो गया, ये सभी के पहले सिंस लगेगा। क्योंकि यदि आपसे पूछा जाए कि बताइए मॉर्निंग का प्लूरल क्या होगा तो प्लूरल नहीं बनेगा इसका। मिड नाइट का प्लूरल क्या होगा तो फिर ये नहीं होगा इसका प्लूरल, क्योंकि मिड नाइट एक ही बार होता है 24 आवर में। नून यानी दोपहर पूरे 24 आवर में एक ही बार होता है, इसको प्लूरल हम लोग नहीं बनाते हैं, दैट मींस ये पॉइंट ऑफ टाइम हुआ। तो इस कंडीशन में मॉर्निंग के पहले भी सिंस लगेगा। 10 इयर्स, स्टूडेंट्स देखिए 10 आवर्स लिखा हुआ है, 10 आवर्स, आवर्स ये प्लूरल फॉर्म में ऑलरेडी दिया गया है। तो मैंने क्या बताया कि कोई ऐसा टाइम जो प्लूरल फॉर्म में दिया गया है या उसका प्लूरल बनाना पॉसिबल हो तो वैसे कंडीशन में हम लोग वहाँ पे फॉर रेफरेंस करेंगे, दैट मींस फॉर का यूज करेंगे, क्योंकि ये टाइम पीरियड ऑफ टाइम है 10 दिनों से, तो यहाँ पर फॉर लगेगा। शायद आप ये यूज किए होंगे 1 मंथ, ये टाइम तो सिमिलर है, लेकिन क्या ये प्लूरल बना सकते हैं कि नहीं। जैसे यहाँ पे 2 लिखेंगे तो यहाँ पे मंथ्स हो जाएगा, 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, तो ये प्लूरल बनाना पॉसिबल है। दैट मीन्स ये हो गया आपका पीरियड ऑफ टाइम। तो इस कंडीशन में क्या लेंगे यहाँ पे फॉर, क्योंकि ये टाइम का प्लूरल बनाना पॉसिबल है। रूल क्या रिपीट कर रहे हैं कि वैसा टाइम जो सिमिलर है सिमिलर ही रहेगा, उसको प्लूरल नहीं बना सकते। तो वैसे कंडीशन में ही हम लोग को सिंस लेना है। ये तो प्लूरल बन जाएगा, जैसे 2 लिखेंगे यहाँ पे मंथ हो जाएगा। सिमिलर दिया है तो ये सोचना है कि क्या इसका प्लूरल बनता है, यदि प्लूरल बनता है तो उस कंडीशन में आपको फॉर यूज करना है, और यदि प्लूरल फॉर्म में दिया गया है तो उस कंडीशन में भी फॉर लेना है। यहाँ पे देखिए जनवरी, एक साल में 12 महीने जिसमें से जनवरी एक ही बार आता है, तो ये भी आपका क्या है पॉइंट ऑफ टाइम, इसके पहले सिंस लेंगे। होली, कोई भी फेस्टिवल का नाम रहे, चाहे होली रहे, दिवाली रहे, छठ पूजा रहे, ईद रहे, चाहे क्रिसमस डे रहे, कोई भी फेस्टिवल नाम रहे, तो उसके पहले आपको सिंस लेना है, क्योंकि इसका भी टाइम फिक्स है। ये भी साल भर में एक ही बार में आता है, जब आता है इसका अपना पार्टिकुलर टाइम रहता है। तो फेस्टिवल के पहले सिंस, फेस्टिवल का भी प्लूरल देखो नहीं होता है। चाइल्डहुड, स्टेज ऑफ लाइफ, किसी भी पर्सन के पूरा लाइफ का मतलब पूरे लाइफ में चाइल्डहुड तो एक ही बार, एडल्टहुड एक ही बार, या ओल्ड एज एक ही बार आता है। तो ये सभी क्या है, ये सब पॉइंट ऑफ टाइम है, इसके पहले भी सिंस लेना है। यस्टरडे, यस्टरडे मीन्स ठीक पीछे वाले दिन, दैट मीन्स बीता हुआ कल, ये भी पॉइंट ऑफ टाइम है, इसका प्लूरल नहीं होता। इसके पहले क्या होगा, इसके पहले भी सिंस होगा। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं 5 इयर्स लिखा हुआ है, 5 इयर्स टाइम कैसा है, प्लूरल फॉर्म में दिया गया है। यदि टाइम प्लूरल फॉर्म में दिया गया है तो जरा सोचिए क्या होगा यहाँ पे, 5 इयर्स है तो 4 होगा, क्योंकि ये पीरियड ऑफ टाइम को इंडिकेट कर रहा है।
2005, 2005, इसके पहले क्या लेंगे? फॉर या सिंस? जरा सोचिए क्या होगा। ये भी जो है पॉइंट ऑफ टाइम को इंडिकेट कर रहा है, इसका भी कोई बनाना पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ इसके पहले सिंस लेंगे। तो उम्मीद करते स्टूडेंट ये 10 में 10 अपना सही हुआ होगा। एक बार फिर से समझ लें कि फॉर का यूज टाइम को इंडिकेट करने वाले वैसे वर्ड के साथ करना है जिसके बारे में थोड़ा आपको सोचना है कि क्या इसका प्लूरल बनाना पॉसिबल है। यदि प्लूरल बनाना पॉसिबल है या प्लूरल फॉर्म में दिया गया है तो वैसे कंडीशन में फॉर ले लो, क्योंकि वो कहीं कहीं टाइम इंडिकेशन शो करता है, पीरियड ऑफ टाइम। और यदि सिंगुलर फॉर्म में दिया सिंगुलर रहेगा वो पॉइंट ऑफ टाइम कहलाएगा। वैसे कंडीशन में हम लोग को क्या लेना है? फॉर लेना है। एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स फॉर से रिलेटेड आपसे पूछना चाहूंगा, जरा कोशिश करिए कि आप सही हो, बनाने की कोशिश करिए। He has been reading English dash last week। पहला ये है और सेकेंड भी सेम इसी टाइप का है। He has been reading English dash the last week। एक में लिखा लास्ट वीक और एक में लिखा द लास्ट वीक। आपके पास ऑप्शन है फॉर और सिंस। आप ये दोनों ऑप्शन में से चूज करेंगे कि कहाँ फॉर ले और कहाँ सिंस है। ट्राई करें स्टूडेंट्स कि किस जगह पे फॉर होगा, किस जगह पे सिंस होगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, पहले ये समझिए कि लास्ट वीक और द लास्ट वीक में क्या होता है, पहले इसको जानिए। लास्ट वीक का मतलब हुआ ठीक पहले वाला सप्ताह। जैसे मान लिया जाए अभी 40 नंबर का वीक चल रहा है, साल का 40 नंबर का वीक चल रहा है। ऐसे 1 ईयर में 52 वीक्स होते हैं, तो मान लो कि 40 नंबर का वीक अभी कंटिन्यू है। लास्ट वीक बोलते हैं इसका मतलब हुआ ठीक 39 नंबर वाला वीक। लेकिन द लास्ट वीक बोले हैं इसका मतलब हुआ कि एक एक करके 7 डेज, अभी से ठीक 7 दिन को इंडिकेट करता है, 1 बाय 1 इंडिविजुअल 7 डेज। द लास्ट वीक का मतलब हुआ पिछले 7 डेज। तो जरा समझिएगा, पिछले 7 डेज को इंडिकेट करने के लिए सोचिए जरा, 7 डेज के पहले क्या लगे फॉर या सिंस, फिर वही आया ना वैसा टाइम जो प्लूरल फॉर्म में दिया गया है, या जहाँ पे लिखा तो नहीं है प्लूरल फॉर्म में, लेकिन द लास्ट वीक का मतलब हुआ इंडिविजुअल 1 बाय 1 7 डेज। तो जरा सोचिए 7 डेज के पहले क्या लगेगा? फॉर या सिंस, फॉर लगेगा। और ये इसका मतलब ठीक पीछे वाले सप्ताह, तो इसके पहले सिंस लगेगा। एक और तरीका होता है इसको पहचानने का। क्या मेथड अप्लाई कर सकते हैं? देखिए, द किसी चीज को स्पेसिफाई करता है, डेफिनेट करता है, और सिंस भी किसी चीज को डेफिनेट करता है। ये भी पॉइंट ऑफ टाइम को इंडिकेट करता है, ये भी पॉइंट ऑफ टाइम को इंडिकेट करने वाला शब्द, ये भी डेफिनेट को इंडिकेट करने वाला वर्ड। तो डेफिनेट और पॉइंट ऑफ टाइम वाला एक साथ नहीं है। दैट मीन्स आपको कभी भी दिखे द लास्ट, ठीक है, द लास्ट के बाद वीक लिखा रहे, मंथ लिखा रहे, ईयर लिखा रहे, जो भी इधर लिखा रहे, तो द लास्ट के पहले आप हमेशा फॉर को रेफरेंस करें और लास्ट के पहले सिंस को। यदि आगे लास्ट लिखा हो तो इसके पहले आप हमेशा सिंस को रेफर करें, और द लास्ट लिखा गया है तो इसके पहले फॉर यूज करें, क्योंकि ये भी पॉइंट ऑफ टाइम और सिंस नहीं लिख देते हैं तो ये भी पॉइंट ऑफ टाइम। दो पॉइंट ऑफ टाइम वाला एक ही चीज को नहीं लेंगे। पॉइंट ऑफ टाइम देने का मतलब ये भी तो द जो है किसी चीज को स्पेसिफाई करता है, अरे ये भी किसी टाइम को स्पेसिफाई करने के लिए आता है पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये दोनों डेफिनेट वाला चीज एक साथ नहीं लेना है, इसको ध्यान में रखें। इसलिए द लास्ट वीक के पहले आप फॉर हमेशा प्रीफर करें और सिर्फ लास्ट लिखा है तो सिंस। अब आगे इधर टाइम जो भी रहे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट डे, ये मैटर नहीं करता, टाइम जो रहे। तो शायद आप लोग फॉर या सिंस समझ पाए होंगे। कुछ
स्टार्ट होगी ऑफलाइन क्लास, तो मैं ये एक्सरसाइज करवाऊंगा आप लोग को 4 एसेंस का यूज, जिसमें से मैं कोशिश करूंगा कुछ ऐसे क्वेश्चन देने का जो आप सही बनाए, ठीक है। जो भी क्वेश्चन देंगे उस पर आपको कोशिश करना है कि ये सही रहे। यदि ये रूल्स आप समझ पाए होंगे तो उम्मीद करते हैं कि जो भी क्वेश्चन मिलेगा आपको एसेंस का यूज आप सही बनाएंगे। कुछ इसी प्रकार से बेसिक चीज़ों को हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए यूजेज ऑफ इन, ऑन और एट दिया गया है। यहाँ पे लिखा गया डैश द मॉर्निंग, तो यहाँ पे इन द मॉर्निंग लें, ऑन द मॉर्निंग लें कि एट द मॉर्निंग। सबसे पहली बात ये जान लीजिए कि एट का यूज हम लोग करते कब, ये बता चुके आप लोग, बताइए जरा एट का यूज करते हैं। एट का यूज करते हैं पार्टिकुलर टाइम या प्लेस को इंडिकेट करने के लिए। एट जो है वो पार्टिकुलर टाइम या प्लेस को इंडिकेट करता है। एट का जो यूज होता है वो डेफिनेट टाइम और प्लेस के लिए। इन का जो यूज होता है वो डेफिनेट टाइम या प्लेस के लिए। एट का यूज डेफिनेट टाइम और प्लेस के लिए, इन का यूज इंडेफिनेट टाइम और प्लेस के लिए करते हैं स्टूडेंट्स। और ऑन का यूज करते हैं, ऑन का यूज कब करते हैं? ऑन का यूज करते हैं जब पार्टिकुलर या डेफिनेट जो कहिए पार्टिकुलर डे या डेट को इंडिकेट करने के लिए, पार्टिकुलर डे या डेट को इंडिकेट करने के लिए हम लोग ऑन का यूज करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि ऑन का यूज सिर्फ डे और डेट के लिए होता है, बाकी और के लिए नहीं होता है। ऑन का यूज या इन का यूज या एट का यूज जितने सारे होते हैं उनमें से एक रूल ये भी है कि एट का यूज डेफिनेट टाइम एंड प्लेस के लिए करते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे यूजेज हैं इसका। जैसे कोई किसी बच्चे ने बोला कि सर मैं मैथ्स में अच्छा हूँ, मैं इंग्लिश में अच्छा हूँ, मैं हिंदी में अच्छा हूँ, तो उसको ट्रांसलेट करने के लिए मैं कॉम्बिनेशन के लिए एट लेते हैं। आई एम गुड एट मैथमेटिक्स, आई एम गुड एट इंग्लिश। बहुत सारे यूजेज हैं जिसमें से यूज ये भी है कि डेफिनेट टाइम और प्लेस है। मैं इसलिए आपको ये बताया ताकि थोड़ा सा आपको ये पीछे जो पढ़ाए थे वो रिवीजन हो जाए, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है बेसिक रिवीजन कि आपने अभी तक जो सीखा छोटी छोटी चीज़ें क्या वो रिकैप कर पा रहे हैं, क्या आपको याद है, क्या उसका यूजेस याद है। तो इसलिए कुछ एक्सरसाइज दिए हैं, अभी हम लोग इसी यही सब वर्ड्स को, यही सब प्रेपोजिशन को सेंटेंस में यूज करके देखें और सेंटेंस में ट्राई करेंगे कि वहाँ भी सही हो, ठीक है। तो देखा जाए आते हैं इन द मॉर्निंग। तो मॉर्निंग सुबह 4 बजे को भी बोला जाता है, 5 बजे को भी बोला जाता है, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, ये सारे तो मॉर्निंग है। तो ये एग्जैक्ट टाइम नहीं हुआ। इन द मॉर्निंग कहने का मतलब हुआ कि पार्टिकुलर ये टाइम इंडिकेट नहीं किया, ये टाइम ड्यूरेशन को इंडिकेट किया सुबह में। तो यहाँ पे ये लगेगा वही मॉर्निंग में ऐसा लिखा रहता है 4 PM, सॉरी 4 AM, 7 AM, ऐसा कुछ लिखा रहता 4 AM 7 AM, तो यहाँ पे 8 लगता, तो 8 लगता क्योंकि पार्टिकुलर टाइम हो गया। ठीक 4 बजे, ठीक 7 बजे, डेफिनेट टाइम हो गया। ये तो डेफिनेट टाइम नहीं हुआ। डेफिनेट टाइम क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि देखिए 8 बज रहा है सुबह, मान लो 8 बज रहा है, तो 8 बजे को भी मॉर्निंग हो, 7 बज रहा है तो भी मॉर्निंग है, 6 बज रहा है तो भी मॉर्निंग है। तो मॉर्निंग का टाइम एग्जैक्ट तो ये नहीं होता कि इसी इतने बजे को मॉर्निंग बोलते हैं। तो ये कहीं ना कहीं टाइम ड्यूरेशन को इंडिकेट करता है, इसलिए यहाँ पे लगेगा ये डेफिनेट टाइम है। मिड नाइट, हाँ ये देखिए मिड नाइट टाइम फिक्स है, ठीक 12 बजे रात को मिड नाइट बोला जाता है। तो इस कंडीशन यहाँ भी टाइम इंडिकेट कर रहा है, यहाँ भी टाइम इंडिकेट कर रहा है, लेकिन ये टाइम फिक्स है, हर समय तो मिड नाइट नहीं बोल सकते। ठीक दोपहर 12 बजे रात जो होता है उसको मिड नाइट बोलते हैं, इसलिए यहाँ पे एट लगेगा। तो ये डेफिनेट टाइम है। नून, दोपहर में, दिन में दोपहर एक ही बार होता है, यह भी टाइम फिक्स है 12 बजे। तो इसके पहले क्या लगेगा? एट नून, जुलाई। अब यदि ऐसा कहा जाए कि जुलाई जो है वो मंथ में तो ठीक है फिक्स है, लेकिन जुलाई कितना करेगा? यदि कोई बच्चे आपसे बोले कि मेरा बर्थडे जुलाई में, आप मेरे घर पे जरूर आइएगा, तो बताइए आप किस दिन जाइएगा उनके घर पे? एग्जैक्ट टाइम तो पता नहीं चल रहा है। जुलाई बोल देने तो आप एग्जैक्ट बता सकते हैं कि कितना तारीख को जाना है। जुलाई तो 31 डेज का होता है, 1 से लेके 31 के बीच कभी भी हो सकता है। तो इस कंडीशन में ये क्या हो गया? ये क्या फिक्स टाइम हुआ? नहीं हुआ, तो इसके पहले इन लगाएंगे। 4 और 6 वाली बात होती है तो इसके पहले 6 लगता है, क्योंकि स्टार्ट को बोला नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे इन और एंड में इन नहीं।
अब जुलाई में देखिए 5th ऑफ जुलाई, 5 जुलाई को ये तो टाइम अब यहाँ फिक्स हो गया कि जुलाई में कितना तारीख, 5 तारीख, तो 5th ऑफ जुलाई। इसके पहले क्या लगेगा, पार्टिकुलर डे और डेट के पहले क्या लगता है, ऑन लगता है। पार्टिकुलर डे और डेट के पहले ऑन लगेगा। डे में जैसे यहाँ पे देखिए लिखे मंडे, पार्टिकुलर डे यहाँ पे ऑन लगेगा। अब 2010 के पहले क्या लगेगा, 2010 में कब, जैसे यदि को पूछा जाए कि गांधी जी जो है 1869 ईस्वी में जन्म लिए थे, तो गांधी जी वाज बोर्न डैश 1869, तो वहाँ क्या लेंगे, गांधी जी वाज बोर्न इन 1869 में, तो उसी प्रकार से 2010 क्या लेंगे, इससे पहले इन लेंगे, क्योंकि ये टाइम जो है एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि 2010 में कब। इंडिया तो एक जगह है, लेकिन बोलिएगा इंडिया में, जैसे मैं भारत में रहता हूँ तो क्या बोलोगे, आई लिव इन इंडिया कि एट इंडिया, क्यों इंडिया, इन इंडिया, क्योंकि इंडिया में कहाँ, वो एग्जैक्ट तो लोकेशन नहीं हुआ, इंडिया है एक देश का नाम है, एक देश है जो इंडिया है, लेकिन इंडिया में कहाँ, तो इस कंडीशन में इन लगेगा। जैसे आप किसी को बोले कि मैं मुजफ्फरपुर में रहता हूँ, इंडिया तो छोड़ो कंट्री है, अब सिर्फ एक जिला है, मुजफ्फरपुर के बारे में सोचिए कि मैं मुजफ्फरपुर में रहता हूँ, तो क्या होगा, आई लिव इन मुजफ्फरपुर या एट मुजफ्फरपुर, क्या यूज करते हैं, मैं मुजफ्फरपुर में रहता हूँ, आई लिव इन मुजफ्फरपुर, क्योंकि मुजफ्फरपुर में भी कहाँ, एग्जैक्ट सिर्फ मुजफ्फरपुर बोल देने से एग्जैक्ट लोकेशन आप तक नहीं पहुँच सकता है कोई, ठीक है, इसलिए वहाँ पर वो क्या हो गया, इंडेफिनिट प्लेस हुआ, तो उस कंडीशन में क्या लेंगे, इन लेंगे। 5 o'clock, ये देखिए डेफिनिट टाइम है, तो डेफिनिट टाइम या प्लेस के लिए एट लगता, तो 5 o'clock की वैल्यू क्या है, यहाँ तक ये बता दें स्टूडेंट्स, यदि आप क्लासरूम में दरवाजे के जस्ट बगल में है, चाहे यहाँ है चाहे वहाँ है, किसी भी जगह पे है क्लासरूम है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, वी आर इन द क्लासरूम या आई एम इन द क्लासरूम। लेकिन यदि दरवाजे पर खड़े हैं तो वो पार्टिकुलर स्पेस हुआ, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं दरवाजे पर खड़ा हूँ, आई एम स्टैंडिंग ऑन एट द डोर, वहाँ एट लगेगा उसके लिए, क्योंकि वो पार्टिकुलर हो गया, फिक्स हो गया, डेफिनेट प्लेस है। अब हाउस नंबर 7 लिखा गया मुजफ्फरपुर में, कहाँ, तो हाउस नंबर 7 को या स्ट्रीट नंबर या हाउस नंबर ऐसा कुछ मेंशन कर दिया गया है, तो ये एक लोकेशन को इंडिकेट कर रहा है, पार्टिकुलर लोकेशन को, ऐसे कंडीशन में आपको ऐड लेना सही होगा। तो शायद ये डेफिनेट और इंडेफिनिट प्लेस की चर्चा कर रहे हैं, ये थोड़ा बहुत शायद आप समझ पाए होंगे, और समझ पाए होंगे कि एक स्टूडेंट से क्वेश्चन दे रहे हैं, आप कोशिश करो कि इसको सही करें। अब जरा इस सेंटेंस को समझिए, पीएम अराइव्ड डैश यूके, पीएम अराइव्ड डैश एयरपोर्ट। स्टूडेंट्स जरा सोचो कि यहाँ पे प्रीपोजिशन क्या लें, एट लें, ऑन लें या इन लें, आपके पास एक 3 ऑप्शन है, इन, ऑन और एट। सोचा जाए, जरा सोचिए, ट्राई करिए, आप पहले आंसर दीजिए फिर मैं बताता हूँ। स्टूडेंट्स यहाँ पे यूके में पहुंचा, तो यूके में कहाँ, यदि कोई देश का नाम है, यदि कोई स्टेट का नाम है, यहाँ तक कि सिटी का भी नाम है, तो उसके पहले हम लोग प्रीपोजिशन इन लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एग्जैक्ट, आप कहेगा सर यूके तो एग्जैक्ट कंट्री तो हुआ, कंट्री हुआ, लेकिन यूके में कहाँ, वो तो एग्जैक्ट पता नहीं चल रहा, ये कोई पार्टिकुलर स्पेस नहीं हुआ किस जगह पे, लेकिन यहाँ पहुँच रहा है, ये पार्टिकुलर प्लेस हुआ, एयरपोर्ट किसी पार्टिकुलर प्लेस को इंडिकेट कर रहा है, तो इस कंडीशन में यहाँ पे लगाओ और इसके बाद बैठ लगाओ, क्योंकि ये डेफिनेट प्लेस हुआ। देखो अराइव के साथ दोनों प्रीपोजिशन आता है, इन और एट। इन यूज करते हैं जब जगह डेफिनेट नहीं हो, एट यूज करते हैं जब जगह डेफिनेट हो। एयरपोर्ट हो गया, बस स्टैंड हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, ये तो पार्टिकुलर प्लेस हुआ, इस कंडीशन में लोग प्रीपोजिशन ऐड करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। एक और
वी आर डैश द कार, वी आर डैश द बस, वी आर डैश द ट्रेन। आपके पास सही आंसर है इन, ऑन और एट। क्या यूज करेंगे? यदि बोला जाए कि हम लोग कार में हैं तो वी आर डैश द कार, हम लोग बस में हैं वी आर डैश द कार, हम लोग ट्रेन में हैं वी आर डैश द कार। ये भी हम लोग चर्चा कर चुके थे। जरा सोचा जाए कोई ऐसा व्हीकल जिसके अंदर आप मूव कर सकते हैं, चल सकते हैं थोड़ा बहुत या ज़्यादा भी, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या यूज करेंगे? ऑन। और वैसा व्हीकल जिसके अंदर मूवमेंट करना दिक्कत हो, पॉसिबल नहीं हो, जैसे कार है तो कार में लोग मूव नहीं कर सकते, चल नहीं सकते हैं, अंदर ही अंदर चल नहीं सकते, जैसे ट्रेन या बस बीच में गली टाइप का रहता है जहाँ पर लोग मूव कर सकते हैं, आ जा सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग प्रीपोजिशन ऑन का यूज करेंगे जिस व्हीकल के अंदर मूवमेंट कर सकते हैं। ऑन। बस के पहले में ऑन लग जाएगा, ट्रेन के पहले में ऑन लग जाएगा, लेकिन कार में हम इसके पहले नहीं लगेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हम लोग चर्चा किए थे, ये शायद आपको बना लिया होगा। एक और क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ही इज एंग्री डैश में। क्या लेगा प्रपोजन? वो मुझसे नाराज है। ही इज एंग्री, ऑप्शन है फ्रॉम, टू और विथ। ऑप्शन आपके पास है फ्रॉम, टू, विथ, एक और ऑप्शन दे रहे हैं एट। ही इज एंग्री डैश में, क्या लेंगे? सही आंसर होगा विथ, एंग्री विथ। रूल क्या बताए थे? इसकी चर्चा हम लोग कल किए थे, कल के वीडियो में। एंग्री यानी नाराज, जब किसी पर्सन के साथ आप एंग्री हैं तो वहां पे प्रपोजन विथ लगेगा। जब किसी चीज, कोई सामान को लेकर के आप नाराज है तो एंग्री के साथ प्रपोजन एट लगेगा, एंग्री एट समथिंग। और कोई रीजन, कोई कारण से आप नाराज है तो एंग्री के साथ प्रपोजिशन फॉर लगेगा, एट, विथ और फॉर। स्टूडेंट्स एक सेंटेंस लिखें, ही इज एबल डैश डू दिस वर्क, और दूसरा लिख रहे हैं ही इज कैपेबल डैश डूइंग दिस वर्क। स्टूडेंट्स ध्यान से देखें जरा, ही इज एबल डैश और कैपेबल डैश, ये दो वर्ड लिखा गया, एबल और कैपेबल। तो आपको ये याद रखना है कि इसका भी मतलब योग्य होता है, इसका भी मतलब योग्य, योग्य या लायक, योग्य या लायक। एबल और कैपेबल, अंतर क्या है कि एबल के साथ प्रीपोजिशन टू लगता है और कैपेबल के साथ प्रीपोजिशन ऑफ लगता है। टू के साथ V1 इन्फिनिटी में पढ़ चुके हैं, और ऑफ हो गया प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा जेनेटिकल फॉर्म में बिफोर यूज करते हैं। तो एबल टू और कैपेबल ऑफ लेता है प्रीपोजिशन, ये याद रखिएगा, दोनों का मतलब योग्य या लायक होता है। टू रहेगा तो अगर विबल लेना है, ऑफ रहेगा प्रीपोजिशन तो प्रीपोजिशन के बाद जेनेटिकल फॉर्म में वर्ब का यूज करना, बिफोर ING लगाना। तो कैपेबल ऑफ और एबल टू। उसी प्रकार से एक सेंटेंस और देखिए, ही प्रेफर्स रीडिंग डैश राइटिंग। जो ट्राई करेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या लेंगे, ही प्रेफर्स रीडिंग डैश राइटिंग। प्रीफर या प्रेफरेबल अपने साथ क्या लेता है प्रीपोजिशन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। प्रीफर या प्रेफरेबल के साथ प्रीपोजिशन टू आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आप लोग रेडी हो जाइए। 5 क्वेश्चन दिख रहे हैं, 5 में से 5 क्वेश्चन करिए सही करने का, देखते हैं कितना सही होता है। रेडी स्टूडेंट्स, बहुत इजी क्वेश्चन है, ट्राई करिए।
ट्रांसलेट डैश इंग्लिश। मोहन चलिए स्टूडेंट कोशिश करिए 5 सही क्वेश्चन यूज करने का। थर्ड नंबर का आपको ऑप्शन दे रहे हैं बिसाइड और बिसाइड्स। बिसाइड सॉरी सेकंड नंबर का ऑप्शन है बिसाइड और बिसाइड्स। चलिए आप लोग तो बना लिए होंगे, आप लोग आंसर देंगे ट्रांसलेट के साथ इनटू लगेगा। मोहन सीट्स डिसाइड होगा। द टेबल इज मेड, मेड के साथ प्रीपोजिशन ऑफ भी लगता है, फ्रॉम भी लगता है। मेड ऑफ कब लेना है? जब फिजिकल चेंज होगा, और मेड फ्रॉम कब लेना है? जब केमिकल चेंज होगा। जैसे पहले भी लकड़ी था टेबल, टेबल जब नहीं बना था उससे पहले टेबल का जो मटेरियल था वो भी लकड़ी था, अभी भी लकड़ी है, तो सिर्फ फिजिकल चेंज हुआ, सिर्फ ना सिर्फ चेंज आया, तो यहाँ पे मेड ऑफ होगा। और जहाँ केमिकल चेंज हो जाए तो उससे वही बन गया गॉड इज मेड फ्रॉम मिल्क। ये केमिकल चेंज है, तो केमिकल चेंज में मेड फ्रॉम, फिजिकल चेंज में मेड ऑफ, और फॉन्ट के साथ में क्वेश्चन क्या लगता है? ऑफ। तो इस तरीके से हम लोग कल नेक्स्ट डे कुछ सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करेंगे। तब तक जो भी बेसिक रूल्स है आप रिवाइज करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।